हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम 10 सिख गुरुज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पॉलिसी क्या थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी करेंगे। राइट, ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी थी किसने दी थी? दादाबाई नारोजी ने दी थी। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 10 सिख गुरु से। अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो अगर आप पंजाब का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको इनके नाम पता होने चाहिए। पहले गुरु कौन थे, दूसरे कौन थे, इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर सीक्वेंस पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में जैसे ये ईयर्स दे रखे हैं, इनको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। राइट, तो पहले सिख गुरु कौन थे? वो थे गुरु नानक देव जी। जन्म इनका हुआ था तलवंडी साबो में, और ये पहले सिख गुरु थे और इन्होंने नानक पंथ को इस्टेब्लिश करा था। राइट, फिर सेकंड सिख गुरु आते हैं गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी जो थे, इन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट इन्वेंट करी थी। गुरमुखी स्क्रिप्ट इन्हीं की थी। गुरमुखी स्क्रिप्ट जो है ये कौन सी लैंग्वेज की है? ये पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है। राइट, तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलूंगी। अब देखो, गुरमुखी स्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज की है? सीधा क्वेश्चन आ सकता है, पंजाबी की है। किसने इन्वेंट करी थी? गुरु अंगद देव जी जो थे, उन्होंने इन्वेंट करी थी। फिर थर्ड सिख गुरु आते हैं गुरु अमरदास जी। जो गुरु अमरदास जी थे, इन्होंने अपना इनका जो स्पिरिचुअल एम्पायर था, स्पिरिचुअल एम्पायर को इन्होंने 22 पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसको नाम क्या दिया? इसको नाम दिया मंजीज का। राइट, तो उसके बाद ये जो मंजीज थे, इसका इंचार्ज किसको बना दिया? सिक्स को इसका इंचार्ज बना दिया। तो इनके टाइम पे जो मुगल एम्परर अकबर थे, उन्होंने इनको विजिट किया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुगल एम्परर अकबर थे, उन्होंने कौन से सिख गुरु जो थे उनको विजिट किया था? तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऊपर वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ सिख गुरु आते हैं गुरु रामदास जी। इन्होंने फाउंड करी थी सिटी ऑफ अमृतसर। अगेन इंपॉर्टेंट है, सिटी ऑफ अमृतसर किसने फाउंड करी थी? गुरु रामदास जी ने फाउंड करी थी। तो वहां पे उन्होंने एक सरोवर भी बनाया था, और सरोवर के बीचों बीच, सरोवर के बिल्कुल मिडल में इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी थी हरमंदिर साहिब की, जिसको बोलते हैं गोल्डन टेम्पल। राइट, फिर आते हैं गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ जो है उसको कंपाइल किया था, और इसके साथ साथ अमृतसर की जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करवाया। और इन्होंने कौन कौन सी सिटीज फाउंड करी थी? एक तो तरन तारण और दूसरी करतारपुर। ये दो सिटीज इन्होंने फाउंड करी थी, और इनको बाद में जहांगीर जो थे उन्होंने इनको मार दिया था। राइट, नेक्स्ट आते हैं गुरु हरगोबिंद राय। गुरु हरगोबिंद राय जो थे, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो सिख क्लास है वो क्या है? एक वॉरियर क्लास है। सिख्स को इन्होंने वॉरियर क्लास में ट्रांसफॉर्म किया था, और इसके साथ ही इन्होंने मुगल आर्मी को भी हराया था। कहाँ पे? संग्राम में। अमृतसर को इन्होंने फोर्टिफाई किया, और साथ ही साथ अकाल तख्त भी बनवाया था गोल्डन टेम्पल में। अब वहां पे अगर आप गए हो, विजिट किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो गोल्डन टेम्पल बना हुआ है उसके आसपास क्या है? पूरा का पूरा सरोवर है। तो यहाँ पे एक रास्ता बनाया हुआ है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और ये जो गोल्डन टेम्पल है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे बनाया है अकाल तख्त। राइट, तो अकाल तख्त किसने बनवाया था? गुरु हरगोबिंद राय जी ने। इसीलिए इनको टाइटल दिया गया था पादशाह का। कौन सा टाइटल दिया गया था इनको? पादशाह का टाइटल दिया गया था, और कीरतपुर सिटी जो है इन्होंने फाउंड आउट करी थी। फिर नेक्स्ट सेवंथ गुरु आते हैं गुरु हर राय जी। गुरु हर राय जी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ये मिले थे दारा शिकोह से। दारा शिकोह कौन थे? ये औरंगजेब के बेटे थे। तो इनको ये मिले थे दारा शिकोह। तो कौन से सिख गुरु को मिले थे दारा शिकोह? गुरु हर राय जी को। राइट, नेक्स्ट आते हैं गुरु हरकृष्ण जी। ये हरकृष्ण जी है। तो जो राम राया थे, उन्होंने इनके लिए सेपरेट सीट बनवाई थी। कहाँ पे? देहरादून में।
नेक्स्ट 9th सिख गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी जो थे, दिल्ली में औरंगजेब ने इनको जो था मार दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, गुरु तेग बहादुर जी की डेथ हुई थी। तो उस जगह पे शीशगंज साहिब गुरुद्वारा भी बना हुआ है दिल्ली में। तो ये क्या है, ये जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बनाया हुआ है, ये इनकी जो मार्टरडम की, यहाँ पे ये शहीद हुए थे, तो वो वाली साइट है। उस साइट पे जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है वो बना हुआ है। नेक्स्ट 10th सिख गुरु आते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। 10th सिख गुरु थे और लास्ट सिख गुरु थे। टोटल सिख गुरु कितने हैं? 10 सिख गुरु ही हैं। 10th के बाद जो इन्होंने अपना थरोन था, जो गद्दी थी, वो किसको दी थी? वो दी थी गुरु ग्रंथ साहिब को। तो इसके बाद कोई भी आगे गुरु जो था नहीं हुआ। जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, ये गुरु तेग बहादुर के ही बेटे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वॉरियर्स की एक कम्युनिटी थी उसको पूरा ऑर्गेनाइज करा और एक अलग से एक कम्युनिटी बनाई और उसको नाम दिया खालसा। क्या नाम दे दिया? खालसा। कब दिया था ये खालसा का नाम? बैसाखी के दिन 1699 में। बैसाखी कब होती है? 13th ऑफ अप्रैल को। 13th ऑफ अप्रैल 1699 के अंदर इन्होंने ये खालसा पंथ जो था वो शुरू किया था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, आनंदपुर साहिब के अंदर, आनंदपुर साहिब जो है वहां पे उन्होंने पूरे सिख्स की एक असेंबली बुलाई थी। तो उस असेंबली में से इन्होंने 5 लोगों को सिलेक्ट किया था। 5 लोगों को सिलेक्ट किया और उन 5 को नाम क्या दिया गया था? पंच प्यारास। उन 5 को पंच प्यारास का नाम दिया गया और उनको फिर बाद में अमृत चखाया गया था। तो उसके बाद उनको बोला कि आप 5 केस जो है ये हमेशा अपने पास रखोगे। कौन कौन से है ये 5 केस? केस जो बाल होते हैं, हेयर जो होते हैं, उसको बोलते हैं केस, कृपान, कच्छा, कंगा एंड कड़ा। कड़ा जो हाथ में पहनते हैं। तो ये 5 केस हैं जो सिक्स को अपने पास रखने के लिए इन्होंने बोला, ये जो पंच प्यारास थे इनको। 10th ग्रंथ जो था वो इन्होंने कंपाइल करा और फाइनली 1708 के अंदर एक पठान थे जिन्होंने इनको मार दिया था। राइट, तो इनका मर्डर कर दिया था एक पठान ने। नेक्स्ट आते हैं महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह 1792 से लेकर 1839 तक ये रहे थे। 39 में इनकी डेथ हो जाती है। 1780 ये इन्होंने रूल किया था। बर्थ इनका हुआ था 1780 के अंदर। कहाँ पे? गुजरावाला में। 1780 में इनका बर्थ होता है गुजरावाला में। तो उसके बाद पंजाब में सिख रूल इन्होंने फिर से रिवाइव करा। लाहौर को ऑक्यूपाई करा 1799 में और उसको अपनी कैपिटल बना लिया लाहौर। लाहौर कहाँ पे है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उसके बाद 1802 के अंदर इन्होंने अमृतसर को अनेक्स करा। उसके बाद और बहुत सारी सिटीज है जिनको इन्होंने अनेक्स करा, जैसे लुधियाना हो गया, कांगड़ा, मुल्तान, और कश्मीर पे भी अटैक करा, पेशावर। तो ये सारे जो है टेरिटरीज इनको इन्होंने कॉन्कर करा था। लेकिन 1839 में इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इनके जो आगे सक्सेसर्स थे वो वीक सक्सेसर्स थे। इनके बेटे ही थे लेकिन वो वीक सक्सेसर्स थे, जिसके चलते हुए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पंजाब पे बाद में कंट्रोल कर लिया था। सक्सेसर कौन थे? खड़क सिंह 1839-40 के टाइम पे रूल करा। फिर आते हैं नौनिहाल सिंह 1840 में, शेर सिंह 41 से 43 एंड दिलीप सिंह 43 से 49 तक रूल करते हैं। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पॉलिसी की। ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पॉलिसी क्या थी? आरसी दत्त के अकॉर्डिंग जो ये ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पॉलिसी थी, इसको 3 स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इसकी 3 स्टेजेस यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। पहली स्टेज कौन सी है? अर्ली फेज। पहली आती है अर्ली फेज। कब से कब तक थी? 1600 से लेकर 1757 तक। अब जो अर्ली फेज थी, इस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं। अब स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज से आए थे, दैट इज द ट्रेडिंग। तो ये इंडिया में आते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कौन सी चीजों का करते हैं ब्रिटिशर्स? गुड्स का और प्रीशियस मेटल्स का इंडिया में, और एक्सपोर्ट करते हैं स्पाइसेस और टेक्सटाइल का। तो वहां पे अर्ली फेज में ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही कर रहे हैं, ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड फेज आती है मर्केंटाइल फेज। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है? वही ट्रेडर्स।
तो ये फेज चलती है 1813 तक, 57 से शुरुआत होती है, 13 तक ये फेज चलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सेकंड फेज आती है मर्केंटाइल फेज, इसमें ये अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस सेट करना शुरू कर देते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसेस लगा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग ये सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी पॉलिटिकल पावर यूज कर रहे हैं, ट्रेड को मोनोपोलाइज कर रहे हैं, मोनोपोली यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि और कोई भी ट्रेडर यहाँ पे ना आए, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इंडिया में आकर ट्रेड करें। तो यहाँ पे ये अपनी मोनोपोली सेट कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ अपनी टर्म्स दी, जो बंगाल के वेवर्स थे, बंगाल के वेवर्स के लिए इन्होंने अपनी ही टर्म्स दे रखी थी, क्योंकि इनके पास थी बंगाल की दीवानी, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स थे। तो बंगाल में इन्होंने अपनी टर्म्स दे रखी थी वेवर्स को, कि इनके अकॉर्डिंग वेवर्स जो है वहां पे काम करेंगे। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल की दीवानी इनके पास है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स हैं इनके पास। तो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है उसी से इंडिया में से गुड्स को बाय कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का पैसा इंडिया में ही खर्च करके इंडिया की चीजें जो है वो ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, राइट। फिर आती है थर्ड फेज, दैट इज इंडस्ट्रियल फेज। 1813 से लेकर 58 तक है ये थर्ड फेज, दैट इज इंडस्ट्रियल फेज। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश की थी इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास जो थी, वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करना इन्होंने पूरी तरह से शुरू कर दिया। यहाँ पे ये लेकर आए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें इन्होंने वन वे फ्री ट्रेड भी अलाउ कर दिया। वन वे फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया किसके लिए, ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए। ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए वन वे फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया, कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा इनसे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, अब वहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी ब्रिटेन के अंदर, तो वहां पे इंडस्ट्री अच्छी खासी चल रही है, मशीन्स हैं, मशीन्स के थ्रू वो अपनी गुड्स वगैरह बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं। तो अब जो चीज एक मशीन से बनी होती है वो सस्ती होती है, और जो हैंडमेड चीजें होती है वो इंडिया में हैंडमेड चीजें ही चलती थी, तो वो महंगी होती थी। इन्होंने क्या किया, वहां की जो चीप जो सस्ती चीजें थी वो कहाँ पे ले गए, इंडियन मार्केट में लेकर आए। इंडियन मार्केट में ये जो सस्ते दामों की चीजें थी वो इन्होंने इंडियन मार्केट में उतारी, जिसके चलते हुए जो इंडिया की हैंडमेड गुड्स थी उसको लोगों ने बाय करना बंद कर दिया, क्योंकि वो महंगी थी, महंगी चीज कोई क्यों लेगा। अगर सेम चीज अगर हमें सस्ती मिल रही है तो वो हम सस्ती चीज को प्रेफर करेंगे, महंगी चीज क्यों लेंगे। तो सेम यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह से जो इंडियन मार्केट थी उसको बिल्कुल ही क्रैश कर दिया, इंडियन मार्केट खत्म कर दी। इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उनको एक बार के लिए उनका काम बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि सस्ती चीजें वो वहां से लेकर आए थे इंडिया में, राइट। इसीलिए बाद में फिर 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था। अलग अलग रीजंस थे रिवोल्ट के, और भी बहुत सारे रीजंस थे। जब हम रिवोल्ट करेंगे तो उसमें हम सारे रीजंस पढ़ेंगे, और उसमें से एक रीजन ये भी था कि इंडियन मार्केट में ये सस्ती चीजें जो थी लेकर आए थे। कौन सी फेज में, इंडस्ट्रियल फेज में। फिर लास्ट आता है फाइनेंस इंपीरियलिज्म। फाइनेंस इंपीरियलिज्म वाला जो टाइम आता है ये 1858 के बाद वाला टाइम पीरियड है, थर्ड फेज के बाद वाला टाइम पीरियड है। अब इसमें हमने देखा कि इसमें अब पहले तो क्या हो रहा था, ये गुड्स का ट्रेड कर रहे थे, अब यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल ही इंडिया से ले जा रहे हैं, कैपिटल का ही एक्सपोर्ट हो रहा है। कैपिटल का एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, इंडिया के अंदर इन्होंने बैंक्स को भी कंट्रोल कर रहा है। ब्रिटिशर्स जो थी, ब्रिटिशर्स इन्होंने इंडिया के अंदर अपनी बैंक्स खोल रखी थी। अब बैंक्स को, बैंकिंग सिस्टम को ये कंट्रोल कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फर्म्स हैं उनको ये कंट्रोल करने लगे, जो एजेंसी हाउसेस होते हैं उनको मैनेज करने का काम भी ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो हर एक काम तो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, तो एक तरह से डायरेक्ट कैपिटल ही यहाँ से ये वहां ले जा रहे हैं ब्रिटेन के अंदर। क्योंकि देखो ये क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो वह यहाँ पे आकर काम कर रहे हैं, और उनकी सैलरीज कहाँ से जा रही है, सैलरी जा रही है इंडिया से ही। इंडिया की जो पैसा है वहीं से उनकी सैलरी कट रही है, और उसको यूज कहाँ कर रहे हैं, ये ब्रिटेन में। तो एक तरह से डायरेक्ट पैसा जो है वो ब्रिटेन में इंडिया से जाने लगा। और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुई रेलवेज के आने के बाद।
रेलवेज कब आई थी? 1853 के आसपास रेलवेज आई थी। तो उसके बाद सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गई, क्योंकि रेलवेज से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम था इजी हो गया, जो भी रॉ मटेरियल था उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो गया, पोर्ट तक इजीली ले जाते थे, तो जिसके चलते हुए एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा बढ़ गई रेलवेज के आने के बाद। फिर लास्ट आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि इंडिया का जो नेशनल प्रोडक्ट है उस पे अगर हम जेन्युइनली बात करें तो नेशनल प्रोडक्ट किसके लिए यूज होता है? इंडियन लोगों के वेलफेयर के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया का जो नेशनल प्रोडक्ट है वो इंडियन लोगों की कंजम्पशन के लिए यूज हो ही नहीं रहा। ये जो नेशनल प्रोडक्ट है ये कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। तो एक तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है कि हमारा जो वेल्थ है वो ब्रिटेन पहुंच रहा है। और इसी की थ्योरी दी थी दादा भाई नावरोजी ने। फर्स्ट टाइम ये थ्योरी दी थी इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, दैट इज द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी बुक है? दादा भाई नावरोजी की, जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। दादा भाई नावरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद आरसी दत्त, इनकी भी एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी को एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस बुक में इन्होंने भी ये सब चीजें लिखी हुई है। अब जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिलसिला है ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू होता है 1757 से। 1757 में होती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिस्टम है पूरा का पूरा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1765 के अंदर 57 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, उसके बाद 1765 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बंगाल की दीवानी मिल जाती है। बंगाल की दीवानी मीन्स बंगाल के जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स है वो इनको मिल जाते हैं। तो वहीं से जो पैसा ले रहे हैं उससे ये इंडियन गुड्स को परचेज कर रहे हैं और उसको कहाँ भेज रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं, अपने ब्रिटेन के अंदर, अपनी कंट्री में, मदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये तो वही बात होगी ना कि कोई पर्सन है मुझसे कुछ पैसे लेता है, से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज मुझसे ले रहा है और उसके बाद वही 100 रुपीज का मुझसे सामान ले रहा है, वो 100 रुपीज मुझे वापस करके। तो उससे क्या हुआ? मेरे पास तो कुछ नहीं आया ना, वो 100 मैंने उसको दिए, उसने वापस मुझे दे दिए और उसी 100 का मुझसे सामान ले लिया, तो मेरे पास तो कुछ नहीं आया। और उल्टा क्या हुआ कि मेरे पास जो गुड्स थी वो उसने परचेज कर ली। तो सेम यहाँ पे हो रहा है। बंगाल का जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट कर रहे हैं, उस रेवेन्यू को यूज करके इंडिया से गुड्स परचेज कर रहे हैं और उन गुड्स को ये कहाँ भेज रहे हैं? मदर कंट्री ब्रिटेन में। तो अब ये एक तरह से क्या हो रही है, यहाँ पे इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। लेकिन इसको इन्होंने नाम क्या दिया? नाम दिया कंपनीज इन्वेस्टमेंट। इन्होंने बोला हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? नाम इन्होंने इन्वेस्टमेंट का दे दिया, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.